स्वागत है दोस्तों आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो संविधान का ढांचा है। अरे एक मिनट। जिसको हम बोलते हैं संविधान का मूलभूत ढांचा या फिर बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम। अगर ये वीडियो आपको लगे अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए हम। देखिए यहाँ पर क्या है कि संविधान का मूलभूत ढांचा होता क्या है, इस बारे में हमारे संविधान के अंदर कोई बात नहीं कही गई। हालांकि जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे खास तौर पर उसने इस बात को बताया कि हाँ भाई ये चीज जो है आपकी, ये होती है मूलभूत ढांचा संविधान का। अब ये जो मूलभूत ढांचा है वो क्या है, पहले इसको देखते हैं यहाँ पर हम। जैसे हमने कहा, संविधान में निहित ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो संविधान और भारत की राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को व्यक्त करते हैं तथा इनमें किसी प्रकार का नकारात्मक बदलाव संविधान को आधारहीन या फिर सारहीन बना देगा, संविधान का मूल ढांचा कहलाता है। यानी कि जो संविधान है उसके अंदर कोई ऐसी जो आदर्श है हमारे, जैसे हमने कहा कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश होगा, तो लोकतंत्र की नींव क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? समानता, स्वतंत्रता और यहाँ पर न्याय। अगर इनमें से कोई भी एक चीज पे सरकार बदलाव करती है तो वो जो सरकार, जो हमारा संविधान है वो बिल्कुल आधारहीन हो जाएगा। यहाँ पर कोई हमारा अधिकार छीनती है तो क्या हो जाएगा, वो आधारहीन हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि सरकार ने फिर भी वहां अधिकार लिया, यहाँ से एक जो हमारा सातवां अधिकार था, मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, सरकार ने उसको भी लिया यहाँ पर। मगर वो जो लोकतांत्रिक आदर्श है उसका कोई मायने नहीं रखता। वो यहाँ पर हम बात करें तो वो जो अधिकार है वो समाजवाद के अंदर खास तौर पर व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर जो लोकतंत्र है उसमें नहीं होता। अब हम देखते हैं इसके बाद हम, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने वाले, हम कोशिश करेंगे जल्दी निपटा सकें वीडियो को। इसमें कहा गया जो हमारा संविधान है, पहली चीज तो हम जान चुके, जो यहाँ पे मूलभूत ढांचा जो है वो क्या है। यहाँ पर ऐसी चीजें जो लोकतांत्रिक और जो राजनीतिक आदर्श है उनको, वो चीजें यहाँ पर होना, मतलब जैसे हमने कहा स्वतंत्रता, समानता होना और जो लोगों के अधिकार हैं उनका होना, यहाँ पर क्या कहलाता है, संविधान का मूल ढांचा कहलाता है। यहाँ पर इसके अलग अलग बिंदु हैं, उनका चर्चा करेंगे भी आगे चल के हम। अब बात करें कि ये चीज हुई क्यों। ये भी ऐसी वैसी स्थिति थी यहाँ पर कि जो पार्लियामेंट है हमारी, उसे क्यों बताना पड़ा इसके बारे में ऐसा, क्योंकि जो संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद दिए गए हैं कई सारे ऐसे नहीं, मतलब कई अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं जो पार्लियामेंट को, जो संसद है उसको अधिकार देती है कि वो यहाँ पर जो संविधान है उसके अंदर संशोधन करे। और जब संविधान सभा ने संशोधन करे, मतलब ये मान लो कि एक बाढ़ सी आ गई संविधान से, जो अमेंडमेंट होने शुरू हुए थे संविधान के अंदर यहाँ पर। अब यही वजह बनी यहाँ पर कि लोगों ने कोर्ट में केस करे, सुप्रीम कोर्ट गए लोग, हाई कोर्ट गए यहाँ पर कि हमारा ये अधिकार छीन नहीं है केंद्र सरकार, हमारा ये अधिकार छीन नहीं है यहाँ पर। तो आखिर में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो हमारा वो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अपनी समीक्षा करनी पड़ी कि जो सरकार ने कानून बनाए हैं वो संविधान की जो आत्मा है उसके हिसाब से है भी या नहीं। अब जो ये अधिकार जो संसद है यहाँ पर, उसको कहाँ से मिलते हैं अधिकार, यहाँ पर अनुच्छेद 13 है पहला। ये अधिकार देता है संसद को कि संसद जो है वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, मगर बताता ये नहीं है कि क्या संशोधित कर सकती है, कितने भाग को चेंज कर सकती है, कितने बदलाव बदलाव कर सकती है, क्या काट सकती है, क्या नया जो चीज है उसमें जोड़ सकती है यहाँ पर। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 368। ये कहता है कि जो संविधान में संशोधन होना है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर क्या होगी। मगर इसमें पूरी तरह से ये बात भी नहीं कही गई कि जो हम कहते हैं जो मूलभूत ढांचा है यहाँ पर उसको बदला किया जा सकता है यहाँ पर, या बदला जा सकता भी है या नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं कही गई इसमें। इसमें फिर हम क्या देखते हैं कि संविधान में मूल ढांचे को कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं परिभाषित किया गया है तथा मूल ढांचा न्यायपालिका द्वारा दिया गया न्यायिक सिद्धांत है। एक यहाँ पे सिद्धांत है जो न्यायपालिका ने कहा कि ये चीजें जो है संविधान का मूलभूत ढांचा होगा, सरकार इसमें बदलाव नहीं कर सकती। यहाँ पर जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को स्पष्ट करता है तथा इस ढांचे को संसद संविधान संशोधन के द्वारा नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यदि ऐसा कर किया जाता है तो वे कानूनी रूप से निष्प्रभावी होगा। यानी कि क्या है कि अगर जो हमारा मूलभूत ढांचा है उसमें संसद ने कोई सा बदलाव करा, तो उसने संशोधन यहाँ पे करा संविधान के अंदर, उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसको निष्क्रिय कर डालेगी, उसको खत्म कर डालती है यहाँ पर। तो ये जो पावर होती है, शक्ति है हमारे देश के अंदर, सुप्रीम जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी।
आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या है कि संविधान के मूल ढांचे की धारणा एवं न्यायपालिका की जो न्यायालय है उसकी भूमिका। देखिए 1975 हो 76 हो, जब आपातकाल देश के अंदर लगा, कि जब सरकार, हम सीधा सा बोलते हैं, सरकार आई खास तौर पे इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी सरकार जब आई तो उसने एक, यहाँ पे हम कहेंगे, निरंकुश सरकार का रूप धारण करा। मतलब कोई फिर रोक लगा सकता नहीं था यहाँ पर, जिसने कोई कोशिश करी रोक लगाने की, तो उन्होंने क्या करा, जो संविधान था उसके अंदर बदलाव कर डाले यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया, जो संसद है और जो न्यायपालिका है उसमें सर्वोच्च कौन है यहाँ पर, कौन मुखिया है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर 1975 और 76 की राजनीतिक स्थिति में, जब लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे तथा संसद की सर्वोच्चता को स्थापित कर संविधान के संतुलित मूल संरचना को बिगाड़ने का कार्य किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी संरक्षण की भूमिका में आया। और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद पर अनुचित प्रभाव और नियंत्रण स्थापित कर संसद की सर्वोच्चता के नाम पर शासक वर्ग संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है यहाँ पर। मतलब क्या कहा गया कि जो संसद है उसने संविधान को बना लिया अपना कठपुतली, यहाँ पर जिसे चाहेंगे हम बदलाव उसमें कर देंगे, और जैसे चलाएंगे वो चलेगा संविधान, यहाँ पे मतलब बदलाव उसके अंदर होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो संविधान है उसके ऊपर यहाँ पे खतरा बनकर आ गया। तो फिर इसका जो रक्षक बना पे बना हमारा कौन, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारा देश का। फिर उसने यहाँ पर ये कहा कि जो संसद है इसके पास इतना प्रभाव नहीं होना चाहिए, नियंत्रण जो स्थापित करना चाह रही है, जो चाह रही है अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करना, वो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान के साथ छिड़काव ये कर सकते नहीं है यहाँ पर। अंततः शासन की इस शक्ति को रोकने के लिए संविधान के मूल ढांचे की धारणा को अपनाया गया, कि जो सरकार है, जो उसकी शक्तियां हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए कि संविधान के अंदर वो हर चीज को ना बदल पाए यहाँ पे, इसलिए फिर ये सिद्धांत लाया गया इसके अंदर। इसके बाद उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर अनेक वादों यानी कि जो केस होते हैं, मुकदमों के माध्यम से इस सिद्धांत को पुष्ट किया गया। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे केस हुए हैं, जिसमें सबसे खास होता है हमारा केशवानंद भारती के, जो कि केरल बनाम जो केशवानंद भारती थे उनके बीच हुआ 1973 में। ये जमीन का विवाद था, उसके बीच वजह से यहाँ पर जो है केस हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे की सुनवाई के क्रम में निर्णय दिया गया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी अंग को या भाग को संबोधित को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। असल में इस समय हुआ क्या था कि केंद्र सरकार ने एक बिल बनाया यहाँ पर, और अधिनियम पास किया गया केरल के अंदर, के जो जमीनें हैं जो धार्मिक नियंत्रण के अंदर आती हैं, सरकार उसके ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है। तो ये सरकार आज भी कर रही है, चीज को काफी हद तक करती है सरकार अब तो इसमें क्या हुआ, जो केशवानंद भारती थे, वो एक जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई साधु संत इंसान थे वो, तो वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में लेकर अपने वकील को। वहां ये कहा गया है कि हमारा जो अधिकार है संपत्ति का, उसको सरकार छीनने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। इस पर फिर ये केस चला, और फिर इसमें ये कहा कि सरकार को अगर जरूरत पड़ती है जमीन की, तो सरकार उसको ले सकती है देश के विकास के लिए। और बाद में सरकार ने फिर क्या करा भाई, हम जानते ही हैं, संशोधन कर डाला इसके अंदर, फिर सरकार के पास क्या हो गया, अधिकार यहाँ पर सरकार को मिल गया। तो ये संशोधन जो होता जमीन को हथियाने का लोगों का, ये केस से पहले हुआ था। पहले उन्होंने अमेंडमेंट करा, चेंजेस करे, फिर यहाँ पर उन्होंने जमीन पर हाथ डाला सीधे तरह से। इसमें क्या हुआ, इस मुकदमे में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय ने संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। संसद की संविधान में संशोधन करने शक्ति पर की सीमा निर्धारित की गई, इसमें कि जो संसद है वो कितना संशोधन कर सकती है। दूसरा, ये संविधान की किसी या सभी भागों में संपूर्ण संशोधन निर्धारित सीमा के अंदर की अनुमति देती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो संसद है, जो पूरा संविधान है, उसमें चेंज तो कर सकती है, संशोधन कर सकती है, मगर एक दायरे के अंदर रहकर। ये उसका जो स्वरूप है उसका बिल्कुल भी उल्टा नहीं कर सकती बिल्कुल यहाँ पर। संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। यहाँ पे क्या कहा गया, जो संविधान की मूल संरचना है, ये क्या है हमारा, कि संविधान जो देश हमारा लोकतांत्रिक है, गणतंत्र है हमारा, धर्मनिरपेक्ष देश यहाँ पर होगा और न्याय सबको मिलेगा। बुनियादी तत्व जो है इसके अंदर वो यही चीज से निकल कर आते हैं कि अगर सरकार इसमें बदलाव करती है, जो संसद बदलाव करती है, तो जो न्यायपालिका है उसका अंतिम फैसला है वो उसको मान्यता देगी
या नहीं देगी। मतलब सरकार ने लागू कर दिया, कोई पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास शक्ति है यहाँ पे, चाहे तो उसको पास कर दे कि तो यहाँ सरकार जो कर रही है सही है, या उसको खारिज कर दे कि जो सरकार जो कर रही है गलत है। संविधान के मूल ढांचे धारणा एवं संवैधानिक संतुलन देखते हैं इस बारे में क्या है यहाँ पर। एक मिनट। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशव नंद भारती मामले में दिए गए निर्णय के बाद के दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएं इसी को ध्यान में रखकर की गई हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत से केस हुए यहाँ पर, इंदिरा गांधी मामला जो है, जिसमें कहा गया है न्यायिक समीक्षा एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होंगे इस मुकदमे के अंदर। मिनर्वा मिल्स मामला जो था, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशित जो तत्व है उनके बीच संतुलन का होना जरूरी है यहाँ पर। फिर आता है इंदिरा सहानी मामला, महत्वपूर्ण है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या है कि मूल संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवन सिद्धांत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इसकी कोई उल्लेख नहीं मिलता, जैसे हमने चर्चा कर ली है इसके बारे में। तो बिंदु ही देखते हैं यहाँ पर, खासतौर पे क्या है यहाँ पर कि जो संविधान निर्माता थे उनके पीछे बिंदु है, मतलब क्या उनका उद्देश्य था यहाँ पर इन चीजों को रखने की वजह से यहाँ पर। इस सिद्धांत द्वारा भारतीय संविधान के निर्माताओं के आदर्शों, दर्शनों और को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। जो हमारे जो ढांचा लाया गया इसके अंदर, जो कहा गया कि ये ढांचा जो है मूलभूत ढांचा है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो हमारे देश के जिन्होंने कानून बनाया था, हमारा जो संविधान बनाया था, उनका मकसद क्या था, जो उन्होंने आदर्श रखे उनको आपस में जिंदा किया गया है यहाँ पर कि लोगों के जो ये हक है उनको मिलने चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए देश के अंदर। संविधान के मूल स्वरूप को आत्मरक्षा जैसी स्थिति प्रदान करने में सहायक की गई। मतलब जो संविधान का हम कहते हैं मूलभूत रूप है, उसको ऐसा कर दिया कि कभी उसके अंदर बदलाव ही नहीं किए जा सकते हैं बिल्कुल भी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं जनमानस के विकास हेतु अति आवश्यक स्थिति यहाँ पे प्रदान की गई। फिर आगे हम देखें यहाँ पे क्या है, मूल ढांचे संबंधित प्रावधानों को संविधान के संशोधन के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता। मतलब क्या है, जो मूल ढांचा है, हमने कहा आजादी और समानता और न्याय, ये खास जो जो इसमें मतलब जो है मूल ढांचा आता है यही होता है। और धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, और जो न्यायपालिका है उसकी जो सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता ये होती है इसमें। बताऊंगा मैं भी आपकी इसको। तो इसको हटा सकती नहीं है यहाँ पर संसद। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति पर असीमित शक्ति पर रोक लगा दी गई। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो संसद है वो कुछ भी नहीं कर सकती, लिमिट में करेगी जो करना है उसको। मूल ढांचे संबंधी प्रावधानों द्वारा सरकार की मनमानी पर नियंत्रण लगाया गया। अब अपरिभाषित और निराकार स्वरूप जिसका विकास न्यायपालिका द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों से यहाँ पर हुआ। मतलब ऐसी चीजें जो कि संविधान के अंदर लिखी भी नहीं है सही से, मतलब जो जो हमारे निर्माता जिन्होंने लिखी नहीं, जैसे हमने कहा जो मूलभूत ढांचा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, वो बताया कि इसने हमें, जो सर्वोच्च न्यायालय ने उसने बताया है, यानी कि जो न्यायपालिका है उस भूमिका है संविधान की रक्षा करने में, उसको यहाँ पर अधिक आधार देने पर न्यायपालिका संविधान संरक्षण के रूप में मजबूती से स्थापित हुई। इसके द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे को विस्तार मिला। मतलब यहाँ पर क्या है, जो सरकार बनाएगी कानून, जो न्यायपालिका है उसका पुनर्वलोकन करेगी यहाँ पर। जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार की रक्षा में सहयोग हुआ यहाँ से। भारतीय लोकतंत्र में तीन अंगों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य किया गया। कार्यपालिका, विधायिक, जो न्यायपालिका, उनमें क्या किया गया यहाँ पर कि ये अपने आप में आजाद होंगे और आप एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे क्या है, हम बोलेंगे कि आश्रित भी हैं यहाँ पर। फिर देखते हैं जो मूल ढांचा है क्या चीज यहाँ पर, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको कहा गया कि ये मूल ढांचा संविधान का है। देखते हैं। इसमें खास तौर पर आते हैं 14 बिंदु इसमें आते हैं, मगर सारे सारे बिंदु इसमें काम के नहीं हैं। कुछ बिंदु ऐसे हैं भी सरकार जो है बदलाव कर सकती है फिर भी काफी हद तक। मुख्य जो खास बदलाव, मतलब यहाँ पे क्या है, देखते हैं फिलहाल। शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पर होगा। मतलब जो शक्तियां हैं, जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियां अलग होंगी, जो न्यायपालिका है उसका शक्तियां यहाँ पर अलग हैं, और जो हमारी विधायिका है उनकी शक्तियां अलग होंगी। और ये एक दूसरे के काम के अंदर दखलंदाजी नहीं करेंगी। जैसे हमने कहा कि जो हम, जैसे इसमें काफी हद तक यही हुआ कि जो संसद थी उसने ऐसे कानून को पास किया जिसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अधिकारों के अंदर दखलंदाजी करनी शुरू कर दी।
तो इसमें यही कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो विधायिका है वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर सकती कि जिसमें हमारे जो अधिकारों को आप छीनो यहाँ पर। दूसरा है संविधान का लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष रूप। ये मैंने समझा दिया है आपको कि संविधान में क्या कहा गया। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी सबको न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी और न्याय में जो आज़ादी है वो मिलेगी इसके अंदर। इस पे रोक सरकार नहीं ला सकती, कानून के अंदर संशोधन कर सकती नहीं इस बारे में जल्दी। हालांकि कुछ जो अपवाद हैं इसमें मौजूद हैं फिर भी। फिर है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप जो होगा देश का, मतलब जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा यहाँ पर। फिर है भारत की संघीय संरचना यहाँ पर, कि जो भारत के अंदर हमने कहा सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, खासतौर पे दो जो है यहाँ पर। इनमें से जैसे हमने कहा केंद्र सरकार जो है, जो राज्य सरकार है उसके अधिकारों को छीन सकती नहीं है यहाँ पर, या उसके काम में दखलंदाजी नहीं कर सकती। दोनों आपस में आज़ाद हैं और जो इनका अधिकार, जो अधिकार क्षेत्र है जहाँ पे इनको काम करना, जो विभागों के अंदर इनको काम करना होता है वहीं पे वो काम करेंगे और दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, मगर सहयोग करेंगे और जो समन्वय है इनके सब बरकरार बरकरार रखेंगे अपने अंदर। फिर आता है यहाँ पे संसदीय प्रणाली। लोकसभा और जो राज्यसभा होंगी वो मौजूद रहेंगी देश के अंदर। यानी कि ये कहा गया कि ना तो जो केंद्र सरकार है, जैसे कि हमने सुना जो हमारे जो एमपी हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए और जो राज्यसभा के जो लोग हैं उनकी बात को ना माने, ऐसा नहीं किया जा सकता यहाँ पर। संसदीय प्रणाली यहाँ पर होगी। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन। अब ये क्या है यहाँ पर, नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य को क्या करते हैं यहाँ पर, एक मार्ग दिखाते हैं कि आपको इस दिशा में काम करना है। जैसे हमने कहा कि आपको जो देश में बराबरी है उसको स्थापित करना है, सबको न्याय देना है, यहाँ पर विकास करना है हर किसी का। तो विकास के जरिए में क्या है, मान लो हमने कहा कि हर इंसान का आर्थिक विकास होना जरूरी है, और जो सरकार है उसको विकास करने के लिए चाहिए। यहाँ पे जब मान ली राज्य है, यहाँ पर कोई कंपनी या फिर कारखाने नहीं है, यहाँ पे कारखाने भी सब कुछ है, तो ये विकसित है और ये अविकसित हो गए। अब इनको चाहिए क्या कि कुछ जो कारखाने हैं उनको यहाँ भेज दिया जाए या कुछ स्थापित किए जाए यहाँ पर अलग से नए। और माल लाने के लिए, ले जाने के लिए, मान लो एक मंडी है यहाँ पर बेचना है, इनके पास यहाँ पे क्या है, रेलवे मार्ग के बेचने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो सरकार क्या करेगी, यहाँ बनाएगी रेलवे मार्ग। ये उसका यहाँ पर क्या है कि निर्देशित तत्वों के अंदर है कि वो विकास करेगी सरकार यहाँ पर। मगर जब वो पटरियां डालेगी रेल की तो यहाँ पे क्या है, जो किसान हैं, लोगों के घर हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, तो उनसे छीनना पड़ेगा लोगों से। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जब बाद में बदलाव हुए इसके अंदर, तो खैर बदलाव भी हो चुके हैं इस बारे में काफी, कि जो सरकार जमीन को लेगी उसकी वजह सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा यहाँ पर। इससे क्या होगा, जो जमीन का अधिकार है वो भी छीनेगा नहीं। हालांकि जो जमीन का अधिकार है वो मौलिक अधिकार में अब तो नहीं है, पहले था। मतलब मैंने आपको एक यहाँ पे उदाहरण दिया इस बारे में। फिर आगे देखें हम यहाँ पे क्या है, वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र चुनाव। हर इंसान को वोट डालने का अधिकार होगा। चुनाव में कोई घपलेबाजी नहीं होगी, रिश्वतखोरी नहीं होगी, जैसे शराब बांटते लोग अक्सर ये चीज चलती बहुत ज्यादा, वो नहीं होगा इसके अंदर। और जो सरकारी मशीनरी है खास तौर पे उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब क्या, जो पार्टी चुनाव जीत के सरकार बैठी हुई है केंद्र में, मान लो सरकार बैठी हुई है ए पार्टी की यहाँ पर, तो वो पुलिस का इस्तेमाल नहीं करेगी। तो सरकार के हमने कहा कि चैनल है, सरकारी चैनल है, उनका इस्तेमाल नहीं करेगी प्रचार करने के लिए। हालांकि जैसे हम जानते हैं जो दूरदर्शन होता है ना, उससे प्रचार होता है इसका बाकायदा। मगर यहाँ पे क्या है कि एक ही पार्टी नहीं करती, हर पार्टी करती है अपना। 1 घंटा किसी को मिल जाता है, कुछ टाइम मतलब होता है वो फिक्स उनको मिलता है यहाँ पर, कि आप प्रचार कर सकते हैं फ्री के अंदर। दूसरा हमने ये कहा कि मतलब मान लीजिए जो सरकारी मशीनरी है, जैसे रेल के लिए गाड़ियां चाहिए होती हैं, तो सरकार उसका इस्तेमाल नहीं करेगी। जो पोस्टर छपवाने हैं उसके लिए सरकारी प्रिंटिंग प्रेस जो इसका इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर, अपना खुद का करेंगे आप यहाँ पर। चुनाव जो होंगे स्वतंत्र होंगे, जो लोग वोट डालने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ये चीज यहाँ पर होगी। और हर इंसान को जो 18 साल का है, उसको वोट डालने का अधिकार होगा। फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, बिंदु है इसमें, कि जो न्यायपालिका होगी वो कार्यपालिका और जो विधायिका है उसके क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। उनका कोई नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर, और ना ही वो कोई ऐसे कानून बना सकते हैं इसके खिलाफ, यानी कि जो उनकी शक्ति है उसको नहीं छीन सकते। ये जो अनुच्छेद है हमारे 32, 136 से 142, ये है सर्वोच्च न्यायालय के लिए। और यहाँ पर है 236 और 227, ये है हमारे उच्च न्यायालय, मतलब जो हाई कोर्ट होती है देश वो स्टेट के अंदर, उसके लिए। यानी कि जो इनके अधिकार हैं इन शक्तियों के अंदर, इसके जरिए से ये स्वतंत्र रहेंगे। केंद्र सरकार इनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकती यहाँ पर। फिर कुछ बिंदु यहाँ पर और भी हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता, न्यायिक दृष्टिकोण, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, कानून का शासन, समानता का सिद्धांत, न्याय तक प्रभावी पहुंच,
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अभी मैंने आपसे कहा कि कानून के शासन जो समानता के बारे में मैंने कहा, और मैंने कहा जो स्वतंत्रता है उसके बारे में मैंने कहा था कि हर इंसान को मतलब आज़ादी मिलनी चाहिए यहाँ पर और बराबरी मिलनी चाहिए यहाँ पर। देखो आज़ादी हर किसी को मिल सकती है यहाँ पे, जो अपराधी है जिसने मर्डर करा है उसको आप आज़ादी कैसे दे दोगे यहाँ पर? मतलब यहाँ पे क्या है कि इसके कुछ हिस्सों के अंदर जो हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 21 से 24 तक जो जाते हैं यहाँ पर ये बात करते हैं हमारी आज़ादी के बारे में। तो उन पे सरकार यहाँ पे कुछ हिस्सों के अंदर यहाँ पे नियंत्रण लगा सकती है, अपना कंट्रोल कर सकती है। फिर समानता है, जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो हमारे बरा जो आम इंसान है, जो अमीर है उसके बराबर तो वो है नहीं। तो उनको समाज की जो मुख्य धारा है उसमें लाने के लिए सरकार जो है कुछ कानून बना सकती है यहाँ पर। यानी कि क्या है, इस सिद्धांत को काफ़ी हद तक सरकार जो प्रभावित कर सकती है यहाँ पर। बाकी भी कुछ और बिंदु भी हैं इसमें, बहुत सारे हैं ऐसे तो। अब बात करें हम यहाँ पे उन जो केस चले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनसे जो ये बिंदु है निकल कर आए सामने। एक मिनट, ठीक है। अब देखते हैं हम पहला केस कौन सा है यहाँ पर। ये है हमारा शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। ये हुआ आपका 1991 में ही, मतलब संविधान लागू हुआ और एक साल के अंदर ही केस हो गया पहला ही। इसमें क्या किया गया था कि जो बहुत से परिषद हैं, मतलब जो विधानसभाएं हैं राज्यों की, उन्होंने बहुत सारे अधिकार मतलब कानून पास करे। किस बारे में? कि जो सर वो हमारा यहाँ पे हम कहेंगे कि जो जमींदारी है उसको हम खत्म करेंगे, और जो गरीब किसान है, जो जमींदारी की जो जमीन है उनसे उनसे लेकर जो गरीब किसान है उनको दे देंगे। अब जो ये शंकरी प्रसाद है ना, ये जमींदार थे, सरकार ने इनकी जमीन ले ली, तो ये पहुंच गए आपके कोर्ट में यहाँ पर। इसमें कहा गया, अनुच्छेद 31 ए जोड़ा गया था इससे पहले, मतलब जमीनों को सरकार ने लेने से पहले संविधान के अंदर बदलाव किए यहाँ पर। और इसमें क्या किया गया यहाँ पर, 31 ए, 31 बी और अनुसूची 9 को शामिल किया गया है इसके अंदर। अब ये क्या था यहाँ पर, जैसे कि हम बात करते हैं, पहला देखते हैं यहाँ पर जो अनुसूची 9 है इसमें क्या था। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की गई थी यहाँ पर। जो मौलिक अधिकार है, एक तो यहाँ से है कि हम खत्म कर रहे हैं यहाँ से मार के, मतलब इस चीज को मान लीजिए। एक यूं है, हम घूम के गए और यहाँ से हमने हमला कर दिया इसके ऊपर, तो उन्होंने सरकार ने क्या करा, उल्टा घूम के उन्होंने जो अधिकार है उनको छीनने की कोशिश करी थी इसके अंदर। जो मौलिक अधिकार है, खासतौर पे जो अधिकार था जमीन का अधिकार। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 31 ए। इसमें जो अधिकार दिए गए थे हमारे, जो अनुच्छेद 24 और 19 में है, इसमें क्या है कि भैया जो समानता का अधिकार है वो, और दूसरा अधिकार भी इसमें ही आता है। इसमें जो हम कहते हैं जो अधिकार दिए थे लोगों के उसको छीनने की कोशिश की गई थी यहाँ पर। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे काम करे। क्या क्या करा यहाँ पर, पहला बिंदु है हमारा राज्य द्वारा संपदा और संबंधी अधिकारों का अधिग्रहण। मतलब जो हम कहेंगे जो सरकार की जो प्रॉपर्टी है, जो संबंधित अधिकार जगहें हैं, उनका सरकार जो क्या करेगी यहाँ पे अधिग्रहण करेगी, जो लोग हैं उनसे आपस से ले लेगी। संपत्तियों का प्रबंध राज्य द्वारा अपने हाथों में लेना। तो संपत्तियां कौन सी हैं, जो बड़ी बड़ी जमीन जायदाद हैं यहाँ पर, सरकार ने उनको अपने नियंत्रण में, जो कि खाली पड़ी हुई थी, जो जमींदार थे उनके पास थी, उनसे अपन ले ली। फिर आता है जो निगम है उनका एकीकरण यहाँ पर, यानी कि जो इंडस्ट्री है, बड़े बड़े व्यवसाय थे, सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण करके उनको अपने अंदर ले लिया। यहाँ पे बहुत सी जगह पे सरकार ने करा था ऐसा, तो ये काम किया गया है इसके अंदर। फिर है जो निगम है उनके निदेशकों या शेयर होल्डर के अधिकारों को समाप्त करना या फिर उनको बदलना यहाँ पर। जो निगम के अंदर जो निदेशक है जिसने बनाया है उसको, जिसका उसमें हिस्सा है, उसका वो कुछ यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब मुआवजा देकर उससे संपत्ति को अपने कंट्रोल में ले लिया पूरा, या फिर ये करा गया कि उसके अधिकार जो है उसको कम कर दिया गया। फिर है खनन पट्टों का खात्मा या फिर संशोधन। खनन क्या होता है, जो लोग गांव में रहते होंगे अक्सर जानते होंगे, जो ये जमीन है, जैसे हम बोलते हैं जो जमीन से रेत निकालना, मुराग निकालना इसको बोलते हैं गांव देहात में। तो वो चीज जो यहाँ पर उसको खत्म कर दिया गया, कि जो ये भाई लोग बैठे हैं ना, गुंडा जो आदमी बैठा हुआ है, सेठ साहब बैठे हैं, उनसे छीन के सरकार ने अपने पास इसको ले लिया। या ना जहाँ पे नहीं लिया, तो वहां पर जो वो लोग बैठे हुए थे जमीन का जो ये काम करते थे, उनको सरकार के नियंत्रण में रखा कि ये अपने आप में यहाँ की शक्तिशाली ना हो जाए। इसमें क्या हुआ, ये राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या मांग के मामले में मुआवजे का गारंटी का अधिकार भी प्रदान करता है। मतलब क्या है कि सरकार ने कोई जमीन ली, कोई संपदा ली, कोई कंपनी छीन ली सरकार ने, मतलब अपने कंट्रोल में ले ली यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसकी जमीन है, जिसकी कंपनी है, उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका गारंटी के जरिए से मुआवजा मिलेगा।
ये पहला जो अनुच्छेद, हाँ, हम कहते हैं 31 ए उसका हिस्सा है। अब आता है अनुच्छेद बी 31, वो 31 बी। इसमें क्या है, यह नवी अनुसूची में शामिल कृत्यों और विनिमय के को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने और असामान्य होने से बचाता है यहाँ पर। मतलब इसमें ये कहा गया कि जो वो कार्य बताए गए हैं, तो जो सूची है अनुसूची उसमें बताए गए कार्य क्या है, यहाँ पे संपत्ति को लेना, यानी अधिग्रहण करना यहाँ पर, तो उस चीज की रक्षा करेगा यहाँ पर ये घुमा फिरा कर। ये कानूनी संपत्ति के अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता और कानूनी समता का अतिक्रमण करते हैं ये अधिकार के जो ये दिए गए थे यहाँ पर। तो इसी चीज को लेकर पहुंच गए जो हमारे केस जो चलाया जिन्होंने यहाँ पर, शंकरा भारती जो है यहाँ पर, वो गए केस सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर। उन्होंने कहा जी मेरा जो ये अधिकार उन्होंने संशोधन करा है, जमीन मेरी जो है उसको हथिया लिया है यहाँ पर। फिर फिर यहाँ पे क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पे फैसला दिया, संसद को अनुच्छेद 336 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। यानी कि संसद जो है आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी छीन सकती है, यहाँ पर ये कहा गया है इसके अंदर, सीधी बात। दूसरा केस यहाँ पर फिर हुआ, एक साहब बहुत सज्जन सिंह, ये थे आपके राजस्थान में, इनकी जमीन भी हथियाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही कहा कि जो हमने पहले कहा है वही सही बात है, सरकार जो है संविधान के किसी भी अंग में बदलाव कर सकती है, यहाँ तक कि जो मौलिक अधिकार है उनके अंदर भी। और जो लोकतांत्रिक जो मौलिक अधिकार जो होते हैं हमारे, वो आधार होते हैं लोकतंत्र का, यानी कि जो मूल ढांचा है वो हिल रहा था यहाँ से। फिर आता है हमारा तीसरा केस, जो कि है गोलकनाथ तथा बनाम पंजाब राज्य, जो कि हुआ आपका 1967 में। इसमें क्या हुआ, इस मामले में अदालत ने पहले के रुख को उलट दिया बिल्कुल। जो कहा गया कि सरकार बदलाव कर सकती है, मतलब जो संसद है बदलाव कर सकती है, उसमें कहा गया कि संसद बदलाव कर सकती नहीं है यहाँ पर, मगर कुछ हिस्से में बदलाव वो कर सकती है, जो कुछ ढांचा है उसको छोड़कर, कुछ हिस्सों को छोड़कर यहाँ पर। इसने कहा कि मौलिक अधिकार संसदीय प्रबंध के अधीन नहीं है। जो मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार समय तक था यहाँ पर, कि वो किसके अधीन नहीं है, संसद के अंदर अधिकार में नहीं है, मतलब ये उनको बदल सकती वो नहीं है। जैसे कि अनुच्छेद 13 में कहा गया है, और मौलिक अधिकारों के में संशोधन के लिए एक अन्य या नई सुविधा जो है संविधान सभा की आवश्यकता यहाँ पर होगी। अगर आपको बदलने हैं ये अधिकार, तो आपको नई एक तरह से संविधान सभा बनानी पड़ेगी। साथ ही कहा कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तो है, लेकिन संसद के संशोधन में लेकिन संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो प्रदान नहीं की गई। मतलब इसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 368 है, कि जो पार्लियामेंट है वो बदलाव कर सकती है, मगर कैसे करेगी, मतलब जो प्रक्रिया है बताई गई है यहाँ पर, अधिकार नहीं दिया गया। ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 13 के अंदर, मगर कितना हद तक कर सकते हैं वो भी इसमें नहीं दिया गया है यहाँ पे। बाद में क्या हुआ, जब जो इंदिरा गांधी हैं उनके जब पैर उखड़े इस चीज को लेकर के भाई हम तो कुछ कर सकते ही नहीं है यहाँ पर, तो जो संविधान है ना उसके अंदर उंगली करते हैं अभी यहाँ पर, हम बदल देते हैं संविधान को बहुत सारा। तो इन्होंने 5 अमेंडमेंट, 6 अमेंडमेंट, और मतलब जितना कार्यकाल चलता रहा ही बदलती रही बार बार इसको। पहला इन्होंने संशोधन करा यहाँ पे 24वां, 25वां, 26वां और 29वां। कितने सारे इन्होंने मतलब बदलाव कर डाले संविधान के अंदर कुछ साल के अंदर ही। देखते हैं इसमें कौन कौन से खास हैं, ये है 24वां जो संशोधन है यहाँ पर, ये हुआ आपकी किसमें, अनुच्छेद 13 और 368 में। इसमें क्या कह रहा है, सरकार मौलिक अधिकार को खत्म या फिर कमजोर कर सकती है। देखो, पहली चीज इसमें की गई यहाँ पर, इसमें अधिकार जो अनुच्छेद 13 है उसमें अधिकार दिया गया है संसद को, जो शक्ति दी गई थी पहले यहाँ पर, शक्ति को और बढ़ाया गया कि जो सरकार है वो जो जहाँ पे मौलिक जो अधिकार है उनको भी खत्म कर सकती है। फिर जो प्रक्रिया है वो बताई गई कैसे खत्म करना है, वो इसके अंदर की गई कि विशेष बहुमत लाए वो करेंगे हम यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर हम निकाल देंगे उस चीज को इसमें से, जो हमारा संविधान है। फिर आता है आपका 25वां संशोधन, ये अनुच्छेद 31 में किया गया है, इसमें सी को सम्मिलित किया गया, और ये हुआ आपका 8 दिसंबर 1971 में। इसमें क्या क्या किया गया है, यहाँ पर संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाई गई है। सरकार किसी की जमीन को कब्जे में लेती है तो समझ ले उसे मुआवजा देना होगा। मतलब यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है उसको छीन लिया गया, और ये कहा मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट छीना गया है यहाँ पर, और कहा गया बदले में मुआवजा मिल जाएगा यहाँ पर। फिर आता है आपका 26वां संशोधन, जो कि आपके अनुच्छेद 67 है उसमें किया गया है यहाँ पर। और ये सही भी था, प्रिंस की जो पर्व थी, जो हमारे जो राजा महाराजा उसमें के हुआ करते थे, जो मतलब सरकार के आश्रम में रह रहे थे, जो उनको पैसा बचाना था रहना, यहाँ पर बहुत महंगा खर्चा था उस चीज का भी, उसको खत्म किया गया है, ये सही था काफी हद तक। मगर फिर यहाँ पे कुछ चीजें थी यहाँ पर,
इसमें क्या कहा गया, संविधान को और संसद को संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो सरकार ने करा भी था। हमने देखा कि जो अनुच्छेद 31 सी जोड़ा गया उसमें ये किया गया था यहाँ पर। तो इस केस के अंदर इसी चीज को चैलेंज किया गया है यहाँ पर। कौन से केस में इसका नाम दिखाया तो मैं फिर से आपको एक बार, ये जो केस है इसका नाम है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। ये गोलकनाथ का केस पंजाब के थे। अब आते हैं अगले केस की तरफ हमारे, नहीं, जो हमारा सब वो है संशोधन यहाँ पे 29वां। इसमें क्या किया गया, अनुसूची पहले हो गई थी 8, अब 9 जोड़ी गई यहाँ पर। इसमें क्या किया गया, यहाँ पर भूमि सुधार अधिनियमों को लागू किया गया और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया। ये पहले बन चुकी थी, इसके अंदर और यहाँ पे जो अनुच्छेद है उनको डाला गया। इसमें क्या किया गया, यहाँ पे सरकार ने ये दिखाया कि जो सरकार है संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, खासतौर पे जो भूमि के जो भाग होते हैं उसको। ये 1972 में हुआ आपके। और इसके बाद ही हम देखते हैं फिर यहाँ पे केस हो जाएगा केशवानंद भारती वाला केस, जिसमें ये जो चारों बिंदु थे संशोधन थे यहाँ पर आपका 24, 25, 26 और 29 इनको बदल दिया गया। कहा गया कि ये चीज जो है गलत है। जैसे कि हमने कहा 24 के अंदर क्या था यहाँ पर, अगर हम बात करें तो 24 के अंदर क्या है कि भाई जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, सरकार उनको छीन सकती है, खत्म कर सकती है। यहाँ पे प्रक्रिया उसके नहीं हालांकि होगी। फिर 31 सी में क्या था, यहाँ पर जमीन को लेके वहाँ मुआवजा दे देगी सरकार। यहाँ पर जो प्रीवी पर्स है उसको खत्म किया गया था, यानी कि मगर फिर दूसरा यहाँ पे क्या था कि 29 में क्या किया गया यहाँ पर कि जो सरकार जो है वो जमीन वो किसी भी हिस्से को ले सकती है यहाँ पर। ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पर केशवानंद भारती के, सबसे खास है यहाँ पे, ये हुआ केरल सरकार के खिलाफ 1971 में। असल में हुआ क्या, 1967 के अंदर, 63 के अंदर सॉरी, केरल के अंदर जो भूमि सुधार अधिनियम है उसको लागू किया गया है यहाँ पर। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जो हम कहेंगे जमीन थी, धार्मिक जमीन, या खराब हो गया है, धार्मिक जमीन है यहाँ पर, उसको सरकार ने दावा किया उसके ऊपर कि हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है और हमारी है और हमें ये चाहिए विकास करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं। अब जो ये स्वामी शिव केशवानंद थे भारती थे, इनकी जमीन थी एक आश्रम की केरल के अंदर, वो भी इसके जद में आ गई यहाँ पर। तो इन्होंने, सरकार ने जब इनको हथियाना चाहा यहाँ पर, तो ये पहुंच गए आपके हाई कोर्ट में अपने केस को लेकर। तो इसमें क्या हुआ, इसके चलते उन्होंने 1970 में केरल के भूमि सुधार की चुनौती दी गई कोर्ट में। जब अदालत में कार्यवाही चल रही थी तब 29वां संशोधन अधिनियम संसद में पारित कर दिया गया था। तो मतलब जो सरकार है उसने यहाँ पे पहले ही एक बिल पास कर दिया, कानून पास कर दिया कि भाई हम तो जो है ना केस पास कर सकते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते हमें यहाँ पर। इसमें क्या कहा गया, जो गोलकनाथ मामला था उसको पलट दिया गया यहाँ पर। ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो ये संविधान जो संशोधन हुआ 24वां, कहा गया कि संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के दायरे के तहत कानून नहीं माना जाएगा। यहाँ पर बदलाव किया गया इसके जरिए से। मतलब उन्होंने फिर संशोधन यहाँ पे करा कि जो हमने पहले करा था ना वो गलत नहीं है, वो सही है अब भी। इस संशोधन में संसद ने भारत के संविधान के किसी भाग में संशोधन या निरस्त करने की असीम शक्ति प्राप्त की यहाँ पर अपने आप के अंदर 29वें के अंदर। फिर आता है हमारा केशवानंद भारती केस है, ये सही से गड़बड़ हो रही थोड़ी सी, डबल डबल बार बार हो रहा है ये। फिलहाल यहीं पे देखते हैं हम इस चीज को। ये पास किए गए थे, इसमें इनकी जमीन शामिल थी और ये पहुंच गए आपकी कहाँ पर, कोर्ट में। फिर कोर्ट में कार्रवाई चलती है। यहाँ पर क्या होता है इसमें, इस मामले में यहाँ से पढ़ेंगे हम। यहाँ पर इस मामले में न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के दायरे में वो संसद की संशोधन शक्ति को दायरे में निर्धारण किया करा। उसका मतलब जो संसद में शक्तियां थी यहाँ पर, आत्मीय शक्तियां थी कि भाई जो भी चाहे सरकार मुआवजा दे दे, जमीन छीन ले, यहाँ पर फिर भी पर्स खत्म कर डाले और कुछ भी कर सकती है सरकार जो है, कि उसको अधिकार मिल गए हैं। जो 24वां संशोधन है उसके अधिकार कि भाई अधिकार छीन लो, मुआवजा दे दो बाद में। तो वो चीज को खत्म किया गया है यहाँ पर। इसमें क्या हुआ, बहुमत की राय सामने रखने के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि 25वें संशोधन में न्याय समीक्षा का जो खंड है उसको छोड़कर सभी जो संशोधन है वो वैध है। मतलब क्या है, देखो इसमें यहाँ पे जो केस हुआ, जो केशवानंद भारती थे, उन्होंने केस करा अपने नहीं है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने कहा भैया अपनी बचाओ पहले। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी जमीन सरकार ले सकती है, सरकार प्रीवी पर्स को खत्म कर सकती है, जो सरकार की शक्तियां हैं उनको बढ़ाना सही है यहाँ पर।
हाँ, उसके लिए जब आपने बताया यहाँ पर कि आप विशेष प्रक्रिया रखोगे वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप जो हमारे अधिकार हैं उसको नहीं छेड़ोगे यहाँ पर। पीढ़ी पर से खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मगर जो न्यायपालिका की जो हम शक्ति है यहाँ पर, कि जो आप कानून पास करोगे उसको हम चेक करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो अधिकार है हमारे पास बरकरार रहेगा, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। आपके पास ऐसा अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया है यहाँ पर। जो सरकार जो हम कहते हैं ना, देखो, तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधिकार छीनने में लगी पड़ी थी यहाँ पर कौन, हमारी देश की सरकार। फिर आता है यहाँ पर, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तब बुनियादी संरचना सिद्धांत को पेश किया, जिसका निर्णय 7/6 न्यायाधीशों के 7/6 न्यायाधीशों के बहुमत से किया गया था। मतलब 7 ने कहा कि जो हुआ है वो गलत, जो 7 वो 6 ने कहा जो हुआ गलत है, 7 ने कहा जो हुआ है वो सही है। मतलब इतना सा अनुपात था यहाँ पर। इसमें कहा गया है कि भाग 3 में दिए गए, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, सरकार जो है हमारी संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति रखती है, लेकिन वो उसकी जो मूल ढांचा है उसको खराब नहीं करेगी यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या है कि सरकार जमीन की संपत्ति का अधिकार है उसको ले सकती है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसके तहत ये नहीं आता। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या, कि सरकार बदलाव कर सकती है मगर कुछ यहाँ पर लिमिट के साथ करेगी। फिर आता है हमारा अगला केस, ये था हमारा अ, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। बहुत मशहूर केस है यहाँ पर ये भी। ये सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था पहले। वो पहले ये हुआ इलाहाबाद कोर्ट में। यहाँ पर हुआ क्या, जो इंदिरा गांधी जी जो हैं, चुनाव लड़ा उन्होंने इलाहाबाद से, वो जीत गई वहां पर। अब जो उनके अपोजिशन में थे वो थे राजनारायण। उनको लगा कुछ घपला तो हुआ है, और मालूम भी था कि जो इंदिरा गांधी हैं लोगों को रिश्वत दे रही हैं चुनाव के अंदर। दूसरा क्या है, प्रचार प्रसार के अंदर जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी विभाग है, उनका इस्तेमाल कर रही है। और फिर भाई बहुत सी चीजें यहाँ पर जो हुई, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो राजनारायण है उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डाल दिया। वहां वो जो इंदिरा गांधी है सिर्फ 2 बिंदु के पर उनको पाया गया कि हाँ दोषी हैं, और उनकी जो सदस्यता थी यहाँ पर, जो चुनाव जीत गई थी, उसको रद्द कर दिया गया है यहाँ पर। अब इसी बीच यहाँ पर क्या हुआ, संविधान के अंदर संशोधन कर दिया इंदिरा गांधी ने। ठीक है। बदलाव करा उन्होंने यहाँ पर। इलाहाबाद कोर्ट ने जस्टिस जगमोहन लाल सिंह ने क्या कहा, जो नतीजे हैं उनको खत्म कर दिया और उन पे 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। अब इंदिरा गांधी ने भैया दिमाग चलाया अपना, इसको पलट दिया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लाकर, चुनौती दे डाली। जो कोर्ट कह रही है वो गलत बात है यहाँ पर, मगर वो कुछ काम हो नहीं पाता यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट है, वहां चाहिए छुट्टी है यहाँ पर। तो जो उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने यहाँ पर जो हाईकोर्ट का फैसला है उस पे स्टे लगा दी। मतलब यहाँ पे क्या कहा, जो इंदिरा गांधी हैं अपने पद पर रह सकती हैं जब तक कार्रवाई तब से शुरुआत नहीं होगी यहाँ पर। फिर क्या करा यहाँ पर, और जो इंदिरा गांधी हैं उनको पद पे रहने की दी गई अनुमति, और यहीं से गड़बड़ हो गई। यहाँ पे तारीख आती है 24 जून 1975, जहां पर क्या हुआ, देश के अंदर 25 तारीख को लग गई, देश के अंदर जो है आपातकाल लगाया गया। फिर यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने किसको बताया बगैर, यहाँ पर जो संसद की बैठक होती है उसको बुलाया बगैर, फखरुद्दीन अली अहमद को फोन करा, टेलीफोन करा, उनसे कहा वो जो आप इमरजेंसी है उसको लगा दो, और वो लग गई देश के अंदर। और यहाँ पर क्या हुआ, जो केस जीत गए थे राजनारायण, उनको ये केस हारना पड़ गया। किस तरह से, कि इंदिरा गांधी जी ने जो करा यहाँ पर बदलाव कर दिया अपने केस के अंदर, बहुत सारे जो मतलब संविधान के अंदर। फिर जो राजनारायण जो केस चला यहाँ पर क्या रहा, जो मतलब जब ऐसी जब यहाँ पे चलती रही केस, जब उसके बाद जो जो हमारा केस है शुरू हुआ यहाँ पर, जो राज न्याय बरामद इंदिरा गांधी जो केस था, इसमें क्या हुआ, संसद ने बदलाव करा, 39वां संशोधन करा, और नया अनुच्छेद 329 ए जोड़ा, जिसके मुताबिक देश के प्रधानमंत्री स्पीकर न्यायपालिका के अधीन नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है भाई, जो केस चल रहा था उस केस में क्या था कि जब प्रधानमंत्री थी, उस केस के अंदर प्रधानमंत्री जीत रही थी, वहां पर लड़ रही थी केस यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पे केस चल सकता ही नहीं है यहाँ पर, यानी कि अपने पक्ष में केस को उन्होंने ले लिया घुमा फिरा कर। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 7 नवंबर 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद का केस है उसको पलट दिया यहाँ पर। फिर अगला केस आता है यहाँ पर, मतलब जो इंदिरा गांधी जो है यहाँ पर, जो उनकी गद्दी थी वो बच गई यहाँ पर। खैर बाद में क्या होता है, उनको तो खैर चुनाव जो है इंदिरा गांधी हार जाती है यहाँ पर। अगला केस होता है यहाँ पर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार। जो मिनर्वा मिल्स है, ये कपड़े की मिल थी आपकी, एक मुंबई के अंदर या फिर कहीं जो इलाहाबाद कहीं पर थी यहाँ पर ये मौजूद। इसमें क्या हुआ, ये मामला फिर कहाँ से शुरुआत हुआ, जो बात कर रहे हैं हम,
बुनियादी संरचना का सिद्धांत जो है वो कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पर केस में आया दोबारा से वापस। फैसला कब हुआ, फैसले ने यहाँ पे फैसला किया गया, जो सरकार है उसने एक यहाँ पर करा संशोधन संविधान के अंदर 42वां। उसके जरिए सरकार ने क्या करा कि जो कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, कारखाने थे, उनका कर दिया राष्ट्रीयकरण। अब मान लो कोई कंपनी मैंने बनाई है, सरकार को राष्ट्रीयकरण कर दे, मतलब यहाँ पे क्या है, मुझे मुआवजा मिल जाए और मेरी कंपनी में ऐसे निकल जाए, तो मैं कितना परेशान हो जाऊंगा इस चीज को लेकर। यही चीज साथ में जो है, जो मिनर्वा मिल्स के साथ भी यही पर हुआ। तो वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने केस डाल दिया हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, इसमें क्या किया गया यहाँ पर, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में किए गए दो बदलाव को मूलभूत संरचना का उल्लंघन घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया संशोधन को, याले को। ठीक है, 42वें संशोधन में अनुच्छेद 368 में भाग 4 और भाग 5 जोड़े गए थे, जिसमें यह प्रदान किया गया था संविधान सभा को, हमारी क्या क्या चीज थी यहाँ पर, संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी न्यायपालिका है उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। मतलब जो सरकार, जो पार्लियामेंट है, जो कानून बनाएगी, मतलब वही जो चीज हमने कहा यहाँ पे, जो मिनर्वा व्हील की जमीन को सरकार ने हथिया लिया था यहाँ पर, तो सरकार ने कानून बनाया यहाँ पर। तो सरकार ने ये कारण कहा इसके जो संविधान जो संशोधन है इसके अंदर, कि भाई हम जमीन को ले सकते हैं मगर आप कुछ नहीं बोलोगे इस बात के अंदर यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे क्या था, संसद द्वारा संविधान में संशोधन की शक्ति का किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होगा, मतलब शक्ति जो जो सरकार जहां चाहे जो बिंदु चाहे वो बदल सकती है। फिर जो ये केस चला यहाँ पर हमारा, जो केस है मिनर्वा बिल बनाम भारत सरकार, उसमें इन दोनों के बिंदु जो है यहाँ पे, पांचवा बिंदु और चौथा बिंदु जो है, इनको यहाँ पे रद्द कर दिया गया, जो बाकी जो है उनको मान लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि अच्छे भी थे काफी इसके अंदर। जैसे हमने कहा कि जो लोग हैं उनके नहीं यहाँ पर कर्तव्य नियुक्त किए गए यहाँ पर, और इसके अलावा बहुत सारी चीज इसके अंदर शामिल की गई थी यहाँ पे, जो कि बहुत बढ़िया थी। बस यही बिंदु खास तौर पे इसमें खराब थे यहाँ पर। और जैसे हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द जो है ये जोड़ा गया था इसी समय के अंदर। और इसमें यह भी कहा गया कि जो सरकार है, यहाँ पर जो कि जो हम कहेंगे जो तत्व हैं, निर्देशक तत्व जो सरकार को गाइड मतलब यहाँ पे देते हैं, गाइडेंस करते हैं कि भाई आप कैसे काम करोगे, उनके बीच और जो हमारे अधिकार है उनके बीच क्या है, समन्वय स्थापित होगा। काम ऐसा करो, ना मुझे दिक्कत ना तुम्हें दिक्कत, वाली बात की गई है यहाँ पे, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर जो सरकार ने जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कहा कि न्याय प्रवर्तन का अधिकार न्यायालय को है, संसद द्वारा पारित किसी भी संविधान संशोधन को न्यायपालिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती इस मामले में। वो सॉरी, यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया, कि जो सरकार ने कानून बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जांच कर सकती है, यहाँ पर उसका अधिकार इस चीज का है, और संसद उसके ऊपर कोई भी कानून जो है बना सकती नहीं है इस मामले में। दूसरा बिंदु यहाँ पर है, संसद संविधान संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संसद को यहाँ पे कहा गया है कि भाई आप क्रिएटर हो, मगर संविधान ही सर्वोच्च यहाँ पर फिर भी रहेगा। तो ये सारे केस रहे जिनमें बताया गया कि जो संविधान का जो जो मूल ढांचा है वो ये हो ढांचा है यहाँ पर, और सरकार ना इसके अंदर बदलाव नहीं कर सकती। जैसे हमने कहा, जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता होगी यहाँ पर, और जो शक्तियां होंगी वो बटी हुई होंगी यहाँ पर, लोकतांत्रिक मूल्य होंगे, और जो सरकार होगी हमारी संसदीय संघीय होगी यहाँ पर, लोगों को अधिकार मिलेंगे यहाँ पे आसानी से। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी यहाँ पे क्या होगी, अपनी स्वतंत्रता होगी, और उसकी यहाँ पर क्या होगी, सर्वोच्चता दी जाएगी यहाँ पर। तो ये कुछ बिंदु थे, ये जो है सरकार इनके ऊपर बदलाव नहीं कर सकती संविधान के अंदर। यही कहलाता है यहाँ पर हमारा मूलभूत ढांचा संविधान का। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम की दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।